इंडिया टीवी में हूं बिना त्यागी और हमारे खास शो युद्ध में आपका स्वागत है। और भाई आज 1 महीना हो गया है इस जंग को चलते हुए। ट्रंप ने तो पहले ही 24 घंटे में ऐलान कर दिया था वी हैव वॉन द वॉर, लेकिन अब वही ट्रंप हैं जो पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं, डेडलाइन पे डेडलाइन एक्सटेंड किए जा रहे हैं। आज अपने इस शो में हम इस यक्ष प्रश्न का जवाब तलाशेंगे कि ये युद्ध किस ओर जा रहा है और इस जंग को कौन जीत रहा है। अभी तक अगर कहे ना भाई, बाहर बैठ के आदमी देखता है कि भाई बता तो दो इस जंग में जीत कौन रहा है। जब ये महायुद्ध शुरू हुआ, जिस तरह से खामनेई और पूरा का पूरा जो टॉप लीडरशिप थी ईरान की वो खत्म हो गई पहले ही 24 घंटे में। लग रहा था कि ये युद्ध जो है वो अमेरिका और इजराइल की तरफ जा रहा है। लड़ाई को आज 1 महीना हो गया है, युद्ध अब फिर से एक तरफा लगने लगा है, लेकिन इस बार पासा पलट गया। अब लग रहा है कि ईरान, चीन और रूस की तरफ पलड़ा भारी है। ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू का दावा फुस साबित हो रहा है। जिस जंग को ट्रंप खेल समझ रहे थे वो अब ट्रंप के गले की हड्डी बन चुकी है। दुनिया भी इस जंग को देख रही है और कहीं भी ईरान अब तक देखें कि अमेरिका जैसी महाशक्ति, अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार उसके पास, पैसा उसके पास, टेक्नोलॉजी उसके पास, मुल्कों का सपोर्ट उसके पास, तो भाई ये मुल्क के आगे ईरान जैसा देश जो सैंक्शंस झेल रहा था, जिसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, उसका पैसा कहीं नहीं टिकता था डॉलर के सामने, टेक्नोलॉजी तो छोड़ दीजिए, लेकिन ईरान कमजोर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। 30 दिन तक जंग को सस्टेन करना, वो भी अमेरिका और इजराइल जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस मुल्कों के सामने, आसान काम नहीं है। घंटों में जंग का नतीजा दिलाने का दावा करने वाले ट्रंप भी अब कोरी बयानबाजी कर रहे हैं। शांति के प्रयासों को ईरान की तरफ से आई पेशकश बताकर व्हाइट हाउस से प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, लेकिन ईरान ट्रंप के दावों की पोल खोल देता है। ट्रंप कहते हैं दे आर डेस्परेट टू टॉक। वो कहते हैं हमें बात ही नहीं करनी है तो बता दो किससे बात कर रहे हो। अगर तुमने हमारी पूरी की पूरी लीडरशिप मार दी है तो बताओ बात किससे कर रहे हो। तो दिलचस्प बात यह है कि युद्ध रोकने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है, लेकिन इस मीटिंग में जो सबसे बड़ा प्लेयर है ईरान, वही मौजूद नहीं है। यानी कि आपस में बात कर लो, आपस में शांति कर लो। सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट के विदेश मंत्री मीटिंग में शामिल होने पहुंचे हैं, लेकिन यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मीटिंग का नतीजा क्या निकलने वाला है। ईरान को धोखा देने वाला मीडिएटर बने पाकिस्तान के वजीर आजम ने जरूर ईरान के राष्ट्रपति से 1 घंटे तक बात की, लेकिन ईरान की तरफ से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अभी के जो हालात हैं उसमें बातचीत भरोसे के काबिल नहीं। इधर ट्रंप भी ईरान के मूड को भांप चुके हैं और अब पूरी ताकत लगाने की फिराक में। जब भाई कुछ नहीं बचा है तो फेस सेविंग तो करनी है। अमेरिका जंग थोड़ी हार सकता है, जंग से भाग थोड़ी सकता है। मिडिल ईस्ट में ट्रंप के 3500 सैनिक तैनात हो गए हैं। यूएसएस वॉरशिप त्रिपोली मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया गया है और अब हमला जमीन यानी सोल्जर्स ऑन ग्राउंड, इसकी तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान एक बड़ा मुल्क है। ईरान की जो ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, वो ऐसे नहीं कि समतल है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और जाहिर सी बात है जब आपके मुल्क में बाहर से सोल्जर्स आते हैं, आप ज्यादा मुफीद पोजीशन पे होते हैं। तो क्या ट्रंप यहां भी मुंह की खाने वाले हैं? क्योंकि खुद को क्विक डिसीजन मेकर बताने वाले ट्रंप अब फैसले नहीं ले रहे हैं, सिर्फ धमकी दे रहे हैं। तो ये जंग किस ओर जा रही है, जीतेगा कौन, अब किसका पलड़ा भारी है और क्यों? इन तमाम सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्रोफेसर अंशु जोशी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, रविंद्र सचदेवा जी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। ट्रंप को बहुत अच्छे से जानते हैं, कई किताबें लिखी हैं उनको लेकर। प्रोफेसर जजाति पटनायक हमारे साथ हैं, ऑयल गैस एंड एनर्जी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि पूरा खेल तेल का ही हो रहा है, तो उनसे भी समझेंगे कि भाई ये तेल ही है जो ये सरेंडर करने पर मजबूर कर रहा है। इस बीच एनएनडी दुबे जी हैं, पूर्व डीआईजी बीएसएफ, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। दुबे सर, जरा ये बता दीजिए कि जंग जीत कौन रहा है? मतलब सब में देखिए, ठीक है, जंग का नुकसान फायदा वो तो सब हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी के जहन में सवाल होता है भाई 30 डेज हो गए, अमेरिका जैसी शक्ति के सामने, महाशक्ति के सामने जो आंख उठाने की हम हिम्मत नहीं करते हैं, ईरान ने उसको 30 दिन तक छका के रखा हुआ है, ईरान ने इजराइल और अमेरिका को। तो ये जंग जा कहां रही है? ट्रंप की हताशा जो है वो जंग जीत रही है। वो ऐसे जीत रही है कि एक चीज आपको बता दूं, इसमें इस युद्ध में अमेरिका उस दिन एक्सपोज हो गया जिस दिन अमेरिका ने ईरान अमेरिका को नेगोशिएशन टेबल पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। एक सबसे बड़ी अमेरिका की तो यह हार है। दूसरा मुद्दा कि इस पूरे मुद्दे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ज्वाइंट कंट्रोल हम करेंगे, ये अमेरिका का एक प्रस्ताव। आज तक अमेरिका का ये स्टैंड कभी नहीं रहा कि भाई आप भी रहोगे हम भी रहेंगे, हम दोनों इसको ज्वाइंट कंट्रोल करते थे। तीसरा, पाकिस्तान जैसे देश को
एक नेगोशिएशन के लिए कहना, इससे बड़ी ट्रंप की स्ट्रेटेजिक हार कभी नहीं हो सकती। अब आप बताइए, नेगोशिएशन कौन करता है? नेगोशिएशन के साथ विश्वसनीयता और शक्ति दो बहुत बड़ी चीज है। यानी जो आदमी बिचौलिए का काम करे वो विश्वसनीय होना चाहिए और उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। भारत, आप अभी इस समय जो स्थिति देख रहे हैं, क्या आप पाकिस्तान को शक्तिशाली मानते हैं जो इस युद्ध में नेगोशिएशन कर सकता है, जिसकी खुद की पोजीशन इतनी कमजोर है? दूसरा, विश्वसनीयता। पाकिस्तान की विश्वसनीयता क्या इस स्तर की है कि वो अमेरिका के इस फंसे हुए टांग को नेगोशिएशन के थ्रू निकाल सके? बिल्कुल नहीं निकाल सकता। और पाकिस्तान गलतफहमी में है। भारत के साथ जब न्यूक्लियर डील हुआ था 2005 से 8 का जो एरा रहा है, उसी अमेरिका ने भारत के साथ न्यूक्लियर डील किया बिकॉज वी आर ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट। उसी अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ वो डील नहीं किया जिसके पास 170 बम रखे हुए हैं। उसने बोला कि तुमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को 3 कंट्री को चोरी से बेचा है। तुम्हारे डॉक्टर अब्दुल कादिर, जो तुम्हारे अणु बम के सबसे बड़े फादर रहे हैं, तुम्हारे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान, नॉर्थ कोरिया और बाकी थर्ड कंट्री के बारे में भी आपको पता है। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि, और मुझे यह भी दुख की बात है कि हम बार बार पाकिस्तान की क्यों बात करते हैं। पाकिस्तान के बारे में चर्चा करने से ज्यादा शर्मिंदगी का कोई विषय नहीं है। यार, उस कंट्री की हम क्यों इतनी चर्चा करते रहते हैं कि वो तो दलाली कर रहा है, बीच वो कुछ भी करे, हमें नहीं करना चाहिए। और अमेरिका की टांग फंस चुकी है। अमेरिका एग्जिट प्लान के लिए सोच रहा है, स्केप, एक बच के निकलने का, एक रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल एग्जिट के लिए फाइट कर रहा है। और आज के तारीख में वो नवंबर महीने का अगला टारगेट, अमेरिका में मिड टर्म असेसमेंट होने हैं लीडरशिप के जी। रिपब्लिकन एकदम चाहता है कि नवंबर के पहले हम ईरान का मसला बिल्कुल झाड़ू लगा के साफ करके जाएं, नहीं तो अमेरिकन के मैंडेट को हम फेस कैसे करेंगे? ये तो ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती है इस समय। और उनके पास अभी टाइम नहीं बचा ज्यादा। अप्रैल शुरू होने जा रहा है। निकले तो थे 28 फरवरी को सोच के कि 4 दिन में हम जो है फतेह करके आ जाएंगे, निजाम खलीफा बन के आ जाएंगे। और आज 4 हफ्ता हो गया, कहीं कुछ अता पता नहीं। अभी तो ईरान ने ग्राउंड की चीज शुरू नहीं की। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अता पता लापता है ट्रंप। और रॉबिन सचदेव जी, आप तो ट्रंप को, अमेरिका को काफी करीब से जानते हैं। अगर आपके स्पेशलाइजेशन, आपकी किताबों की बात करें, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, तो जरा ये बता दीजिए, मैं आपसे जंग जीतेगा कौन ये तो बाद में पूछूंगी, ट्रंप चाह क्या रहे हैं? एक ही जगह पे खड़े होके वो अपने बयान जो शुरुआत करते हैं, अंत तक आते आते उसी से यू टर्न ले लेते हैं। मतलब कहीं तो कोई स्ट्रैटेजी होगी, कहीं तो कोई क्लैरिटी होगी, कोई तो थिंक टैंक होगा अमेरिका का जो दुनिया की सरकारें पलट देता है। वो अपनी सरकार में क्या कर रहे हैं वो थिंक टैंक? बिल्कुल होगा, अमेरिका का थिंक टैंक बिल्कुल होगा। इतना पावरफुल देश है, हजारों लोग हैं, हजारों इकोनॉमिस्ट हैं, हजारों सरकारी ऑफिशियल हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। बात ये, उनका जो भी सारा इनपुट आ रहा है, अब प्रेसिडेंट है, उसकी मर्जी वो किस चीज को पिकअप करे और किस पे क्या करे। जहां तक बात रही, वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, वो बदलते रहते हैं। बट अगर आप बिग पिक्चर में देखोगे ना, ये जो कहता है ऑलमोस्ट करता रहता है, उसके इर्द गिर्द एग्जैक्टली ना करे, एक कदम आके 2 कदम पीछे, एक लेफ्ट एक राइट। किसी भी मुद्दे को आप ले लीजिए, वेनेजुएला ले लीजिए, ग्रीनलैंड ले लीजिए, उसमें भी आके फिर करेगा। क्यूब ऑलरेडी चल रहा है। तो इसका ये एक, जिस तरह ये ठान लेता है उस तरफ ये जाता रहता है। 1 सेकेंडली, पाकिस्तान की बात करता हूं फॉर एग्जाम्पल, राइट। मेरे विचार से मैं थोड़े से अलग देखता हूं। पाकिस्तान ट्रंप का फेवरेट क्यों बन गया? जब से ट्रंप सत्ता में आए 2-3 चीजें हुई। एक, इसकी सत्ता में आते साथ 1 हफ्ते के अंदर काबुल में जो एयरपोर्ट अटैक हुआ था अमेरिकन मरीन्स पे, जिसमें मारे गए थे, उनमें उनका जो मास्टरमाइंड था, पाकिस्तान ने उठा करके ट्रंप को दे दिया। विद इन 1 वीक ऑफ ट्रंप इलेक्शन मुनीर से इंप्रेस हुआ। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी की बात चलती रही, ये वो। फिर गाजा युद्ध था, चल रहा है अभी भी। तो मुनीर शरीफ जब ट्रंप से मिले, इन्होंने उनसे कहा कि अगर आपको गाजा में सोल्जर्स चाहिए वहां पे, क्योंकि चल रहा है ना वहां सोल्जर्स होने, पीस को बाद में शांति रखने को,
हम अपनी फोर्सेस दे देंगे। और उसी मीटिंग में इन्होंने इनसे यह भी बोला ट्रंप को कि आपको अगर कभी ईरान की तरफ कुछ करना हो तो या तो आप अपने स्पेशल एजेंट, स्पेशल फोर्सेस भेजेंगे, हम देखेंगे ही नहीं, आप भेजो, पैसा भेजो, असला भेजो ईरान में, और अगर आपको जरूरत पड़ी तो हम पाकिस्तानी फोर्सेस बॉर्डर पे लगा देंगे ईरान के खिलाफ। तो ट्रंप क्यों ना खुश हुए इनसे। तो पॉइंट इज, पाकिस्तान का आज जो रोल, कॉन्क्रीट रोल है, वो मीडिएटर होना, मीडिएटर नहीं है वो, बट ये जो पूरी मिलिट्री तैयारियां कर रहे हैं पाकिस्तान, उसमें एक सॉलिड चीज लेके आया है इस गेम पे। और वो इसलिए और आया है, सऊदी और पाकिस्तान का मिलिट्री अलायंस हुआ है 6 महीने पहले, जिसमें एक आ गया है, लिखा है, जो पता चलता है कि अगर एक पे अटैक हुआ माना जाएगा कि दूसरे पे भी हुआ। तो वो तो क्या सऊदी पे अटैक, अब तक आया नहीं पाकिस्तान। लेट मी जस्ट कंप्लीट, राइट। सऊदी पे अटैक हुआ है ईरान से, अब पाकिस्तान को कुछ तो करना है। तो पाकिस्तान सऊदी से कह रहे हैं ठीक है मैं ईरान को प्रेस करता हूं। ईरान को पाकिस्तान कहता है कि भाई देखो मेरा तो मिलिट्री पैक्ट है, मेरे को कुछ करना पड़ेगा, तो मैं तैयारी कर रहा हूं। उधर से ट्रंप भी खुश है, हाँ ठीक है मुझे यहां से ग्राउंड फोर्सेस मिल जाएंगे अगर चाहिए हो। खतरा हमारे लिए जो है लॉन्ग टर्म में, ये तो आई गई हो जाएगी कि कल को हमारा और पाकिस्तान का कुछ पंगा होता है तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा। क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पैसे तो देगा ही, और पाकिस्तान ने उसको इस जंग में मदद करी है, तो क्या 1 साल बाद जब हम सिंधु 2 करने जा रहे होंगे तो सऊदी अरेबिया भारत को बोलेगा सॉरी हमारे रिश्ते तो आपसे बहुत अच्छे हैं, पर देखो पाकिस्तान के साथ हमारे एग्रीमेंट उसने किया था, मेरे को सॉरी आपका तेल बंद करना पड़ेगा। यह खतरा है हमारे लिए। ठीक है, तो हमारे पास भी खतरे हैं, हमें भी, इसीलिए हम बहुत क्लोज वॉच लगा के चल रहे हैं। प्रोफेसर जोशी, इस जंग को लेकर आपके व्यूज हमेशा बदले रहते थे। जब हम बात करते थे ईरान की सुप्रीम, आप कहती थी नहीं अमेरिका का ऐसा भी नहीं कि अमेरिका बिल्कुल ही पीछे है, अमेरिका एक टफ फाइट दे रहा है, अमेरिका अपने एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मीट कर रहा है। बिल्कुल। आज 30 दिन बाद आप अपने बयान पे अभी भी कायम हैं? बिल्कुल हूं। यानी अमेरिका का एडवांटेज है इस जंग में? बिल्कुल है, बताते तो ये नैरेटिव वॉर चल रही है ईरान की, जिसमें लगता है कि भाई ईरान ने एकदम छका दिया है, जिसे कहते हैं ना दौड़ा दौड़ा के इधर भाग इधर भाग इधर भाग। बिल्कुल पिनाज, देखो क्या हुआ है, एक हेजेमोनिक सुपर पावर ने एक छोटी या मिडिल पावर पर यह सोच के अटैक किया। वहां 2 स्थितियां थी, एक तो जनता सड़कों पर थी रेजिम के खिलाफ, और दूसरा ये कि छोटी पावर है, उसके पास कितना ही क्या क्षमता होगी। प्रॉक्सीज को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया ट्रंप ने, जनता को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया, और बताती हूं क्या गलती की, नाटो को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जितने नाटो के नेशंस थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल या कंटेन नहीं किया, और ये सब किए बिना, एक प्री रिक्विजिट्स होते हैं ना पिनास, तो ये थोड़ा हड़बड़ी में इन्होंने अटैक तो कर दिया। इसके बाद ये जो मिसकैलकुलेशंस थे, इनके खामियाजे अमेरिका को भुगतने पड़े। लेकिन अब जो टाइम बाय आउट किया है, अब यहां पाकिस्तान का एंगल आ रहा है जिस पर हम सब चर्चा भी कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि असीम मुनीर को अब वो जो अमेरिका जाके लंच किया था ना, उसकी कीमत चुकाने की बारी आ रही है, क्योंकि अब ट्रंप मुनीर से कह रहे हैं कि वो जो बूट्स ऑन ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं कि 6 अप्रैल के बाद ट्रंप कभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान पर भेजेंगे। कहां से भेजेंगे, क्योंकि आसपास तो बहुत टफ टेरेन है, तो वो जो ईरान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर है वहां से। तो ये भी खबरें आ रही हैं अब कि मुनीर से कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी आधी सेना ईरान पहुंचाओ, वही है अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों का ना एक इतिहास रहा है, कभी इंगेज होते हैं कभी डिसंगेज होते हैं, और दोनों ही भूल जाते हैं। अमेरिका ये भूल जा रहा है कि ओसामा बिन लादेन कहां मिला था, और पाकिस्तान ये भूल जा रहा है कि अमेरिका वो देश है जो हर चीज में बिजनेस को या अपने हित को आगे रख करके तब दोस्ती या दुश्मनी करता है। तो अभी मैं फिर अपने स्टेटमेंट पर कायम हूं, जो टाइम बाय आउट किया है ट्रंप ने, वो अपने आप को दोबारा खड़ा करने के लिए, मैं अभी भी ये नहीं कह रही कि गिर गया है अमेरिका, लेकिन जिस तरह से एक पूरा हॉरिजॉन्टली फैला है ये युद्ध जी, तो निश्चित तौर पर पिनाज, इसमें हम ईरान को देख रहे हैं एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में। लेकिन अभी आप देखोगे धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते हुए भी देखेंगे, चीन कब तक मदद भेजेगा, प्रॉक्सीज कब तक एक्टिव रहेंगे। अभी आप कल देखो यमन इंगेज हो गया, हुतीज के साथ में इंगेज हो गया अमेरिका, जबकि ट्रंप ने कह रखा था हम अटैक नहीं करेंगे। 200 मिसाइल्स दागी गई हैं परसों रात को, कल रात को भी ईरान पर हमले हुए हैं। देखो कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, और यही सबसे बड़ी जो एक डिसीट करने वाली है, धोखा देने वाली, जो जब युद्ध में इस प्रकार की कूटनीति घुसाई जाती है ना, उसके मायने होते हैं। तो ये हमें थोड़े दिन में इनके जो परिणाम है वो आते हुए दिखाई देंगे। यानी ये नैरेटिव वॉर चल रही है, और नैरेटिव वॉर में ट्रंप जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जिसमें दुनिया भी कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये युद्ध जो है वो किस ओर जा रहा है। लेकिन एक एंगल और भी है, जैसे कि प्रोफेसर जोशी ने डिस्कस किया कि इसमें हूती है, हिजबुल्ला है, सभी जो प्रॉक्सीज हैं वो भी अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हूती भी इन्वॉल्व होता है तो उसके बाद एक और रूट जो है ना, सी रूट, अभी तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चोक पॉइंट की बात कर रहे थे,
दूसरा चोक पॉइंट भी क्रिएट हो जाएगा, दुनिया में ऑयल एनर्जी संकट और गहरा जाएगा। प्रोफेसर जजाति पटनायक, क्या हूती का इस युद्ध में कूदना एक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी स्थिति पैदा करेगा? हाँ, देखिए, हूती का ये युद्ध में कूदना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप जानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट अभी जब बंद पड़ा है, उसीलिए एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो ईरान का एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है उसको रक्षा कवच बोलते हैं। रक्षा कवच क्या है? तो कैसम आइलैंड है, इसके बाद खर्ग, आबू मूसा, ग्रेटर तुन एंड लेसर तुन, ये सारे जो है, इसको एक्चुअली जो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये सारे रक्षा कवच जैसे ईरान के लिए काम करते हैं। तो इसलिए अभी प्रेजेंटली आप देखिए इसको खोलना बहुत डिफिकल्ट है। और सेकंड जो हूती का बात है, हूती इनका जो ऑर्गेनाइजेशन अंसार अल्लाह है, तो ये लोग जो है यमन में है, नॉर्थ यमन में, तो उनका टारगेट क्या होता है ना, वो बेसिकली इजराइल को करते हैं। इसके बाद में जो रूट है उसमें रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, बाबल मानदेव, इसमें ग्लोबल आपका देखिए एनर्जी और ट्रेड अराउंड 20% एशिया, यूरोप, अफ्रीका कनेक्टिविटी है। अगर उसमें अटैक होता है तो ग्लोबल ट्रेड के ऊपर ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा। इसके बाद में सेकंड फैक्टर है कि जो ग्लोबल सी केबल्स है, ग्लोबल सी केबल्स आप देखिए, जो चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, सिंगापुर हो गया, इसके बाद फुजायरा हो गया, लंदन, ये सारा जो अंडर सी केबल्स आज जो आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप जो भी सारा चलाते हैं, वो जो हम यूज़ करते हैं उसी रूट में जाता है। तो इसलिए अगर वहाँ अटैक होता है तो सबमराइन केबल्स का उसमें ऊपर इम्पैक्ट होगा, जो आपका ट्रैफिक और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्पैक्ट हो सकता है। ये पहले हुआ था भी, तो उसमें क्या है ना, काफ़ी स्लो हो जाता है आपका इंटरनेट। तो मेरे ख्याल से जो हूती जो है ये काफ़ी चैलेंज दे सकते हैं। इसके बाद और जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, हिजबुल्लाह आप देखिए अभी भी फाइट करता है नॉर्दर्न रीजन ऑफ आपका जो पर्टिकुलरली इजराइल का, वो साउथ लेबनान में है, तो वो लोग भी रॉकेट्स का काफ़ी मारते हैं, तो इजराइल के ऊपर दबाव करते हैं। तो ये जो वार का स्ट्रेटेजी देखिए, बेसिकली जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ओवर एंथुजियास्टिक इन द सेंस, ये लोग अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली नहीं कर पाए जो आपका नॉन स्टेट एक्टर्स है, पर्टिकुलरली जो ईरान का सिचुएशन है। आप देखिए बासिज फोर्स 31 प्रोविंसेस में फैले हुए, आप उत्तर में जानते हैं माजंदरान है, उसके बाद आपका ईस्टर्न साइड में सिस्तान बलूचिस्तान, सेंटर में इस्फहान वगैरह, फिर वेस्टर्न साइड में आपका जो स्टेट्स है आपका खुजिस्तान वगैरह है, तो वो पूरा वेल कोऑर्डिनेटेड है। इसके बाद में आपका जो अलकुद से ही फंडिंग करते, किसको, जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हूती हो गया। इसके बाद में आपका जो है ज्योग्राफिकल टेरेन देखिए, उसमें वेस्ट में आपका जो है अल्ब्रोस जैसे कि माउंटेन्स वगैरह है। इसके बाद में आपका जो सेंटर में आपका दस्ते कबीर, दस्ते लूट जो भी एक्चुअली डेजर्ट एरिया है, तो उसमें एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है पेनेट्रेट करने के लिए फॉरेन फोर्सेस के लिए। तो मेरे ख्याल से ये सारे एंगल्स अगर आप अच्छा से विश्लेषण करेंगे तो ये नतीजा होता है कि जो ग्राउंड फोर्सेस पर्टिकुलरली इन्वेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर उसको करना है तो प्रॉपरली एक वर्कआउट होना चाहिए था, एक रोड मैप होना चाहिए था, इसके बाद में आप कुछ एक्चुअली रिजल्ट हो सकता था। ठीक है प्रोफेसर पटनायक, आपकी बात को आगे बढ़ाती हूं। सर, क्या यहां से रणदीप दुबे सर, ट्रंप ने इजराइल पे जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया? खमनई को मारने का भूत ऐसा सवार था कि भाई टिप मिल गई है कि उसकी सही लोकेशन पता चल गई है, पहले उसे मारो। आप आनन फानन में युद्ध में कूद गए हैं। जो पटनायक सर ने कहा कि अगर आपको वाकई में आपकी कोई स्ट्रैटेजी थी, आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट होने थे, तो आपको पूरी प्लानिंग करने के बाद उतरना चाहिए था। और अब आप, जब आपको पता चला है कि आप मैस में फंस गए, तो आप टाइम बाय कर रहे हैं। डॉक्टर जजाति ने बड़ा अच्छा इंडिकेशन दिया। इसमें मेरा टेक ये है कि मुझे लगता है कि ईरान पे हमला करने के लिए शायद ट्रंप को इतनी हक तलफी नहीं थी, लेकिन ट्रंप इज ड्रैग्ड टू वार बाय द इजराइल बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स। तो जो इजराइल की लीडरशिप है वो सबसे ज्यादा थ्रेटेंड ईरान से समझती है, क्योंकि उसके जद में है। आज के तारीख में ईरान के पास जो भी आर्मामेंट है, मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, या कल को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसकी एनरिच होकर के एटॉमिक बम के रूप में कन्वर्ट होती है या हो चुकी है, उसका अगर कोई पहला टारगेट होता उस पूरे एरिया में तो इजराइल होता। इजराइल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल के जगह पे कोई भी बैठा होगा तो वो ये रिस्क लेना नहीं चाहेगा। ईरान जैसे मुल्क में इजराइल का इंडिपेंडेंट ऑफेंसिव लॉन्च करना इम्पॉसिबल है अनटिल अनलेस इजराइल इज सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका और इजराइल का जो नेक्सस है वो एक बड़े डीप बुनियाद पे है। कंप्लीट अमेरिका की इकोनॉमी ज्यूज चला रहे हैं, आपको पता है। जितने टॉप नॉच लोग हैं अमेरिका में, जो उनके सर्विस सेक्टर, उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बैकबोन है, वो इजरायलीज हैं, वो ज्यूज हैं।
और अमेरिका की लीडरशिप के बड़े क्रिटिकल डिसीजन ज्यूज के हाथ में आज के तारीख में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस जद में पड़ा और इस चक्कर में अमेरिका उसके अंदर घुसा है। और अगली बात और है जी कि अमेरिका ने, कहते हैं ना कि जब आप अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो जीतते जाते हैं। तो आपने कभी अफगानिस्तान में किया, उसके बाद आपने जो है निकोलस मादुरो को उठा लिया, तो ये जब फिर ग्रीनलैंड की बात आ गई, फिर इसका हुआ कि नहीं पूरा कनाडा हमारा हिस्सा है, 49वां स्टेट है। तो जब आपकी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, महत्वाकांक्षाएं मनुष्य को नष्ट कर देती हैं। महत्वाकांक्षा होना जरूरी है, लेकिन महत्वाकांक्षा इतना नहीं होना जरूरी है कि वो आपको नष्ट कर दे। तो उन्होंने सोचा कि ईरान भी, दिस इज आल्सो ए कंट्री लाइक प्रीवियस कंट्री वेनेजुएला, तो उन्होंने ईरान में जो गलती की वो उनके लिए उल्टा पड़ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं अमेरिका अभी भी पावरफुल है, मैं मैडम के बात से सहमत हूं कि अमेरिका की डेप्थ बहुत ज्यादा है। इट्स अ ह्यूज मिलिट्री पावर, इट हैज गॉट ए ग्रेट रिसोर्स, इकोनॉमिकली अमेरिका बहुत आगे है ईरान से। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं था, शाम को भुनाने के लिए चने भी नहीं थे, लेकिन उस अफगानिस्तान ने यूएसएसआर की फोर्स को 10 साल रगड़ा और वापस रशिया को जाना पड़ा। और उसी अफगानिस्तान ने सन 2001 से 2021 तक अमेरिका को रगड़ा और वापस अमेरिका को जाना पड़ा। कहने का अर्थ यह है कि अपनी जमीन पर अपने वैल्यू, अपनी आइडियोलॉजी से के हिसाब से लड़ने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए लड़ने की। इसके लिए धन की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा। और ईरान आज उन्हीं वैल्यूज पे लड़ रहा है। ईरान ने अच्छा किया, बुरा किया, उसके पक्ष में नहीं हूं मैं, गलत किया तो गलत किया। मेरा पॉइंट यह है कि ईरान जिस आइडियोलॉजी पे लड़ रहा है वो बड़ी डीप रूटेड आइडियोलॉजी है। ईरान को लड़ने की इच्छा शक्ति से रोकना इस समय बहुत मुश्किल है। ठीक है, मरता क्या नहीं करता, जाहिर सी बात है कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। ईरान अब उस फिलॉसफी पे काम कर रहा है। आप देखिए कि उसके आप स्टील प्लांट्स हो, आप सल्फर, तमाम चीजें, एल्युमिनियम प्लांट्स, हर जगह प्रोफेसर सरसेफ कुछ भी तो नहीं छोड़ रहा है अमेरिका इजराइल। मतलब आपको बिल्कुल पहले सैंक्शंस ने मारा, फिर आप उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर रहे हैं, उसके एनर्जी इंस्टॉलेशन को खत्म कर रहे हैं, फिर उसने एक वैकल्पिक स्टील में बिजनेस में हाथ आजमाया था जिसके थ्रू अपनी इकोनॉमी सस्टेन करा था, आप उसको भी बम्बार्ड कर रहे हैं। अब एक वक्त आएगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब ईरान को लगेगा मेरे पास तो होने के लिए कुछ है ही नहीं, अगर वॉर रुक भी जाएगी तो कैसे संभालूंगा मुल्क, वो कहेगा ठीक है मारूंगा, आंख बंद करके मारूंगा, कहीं भी मारूंगा। ग्रेट पॉइंट एक्चुअली। आपने कहा कि एक वक्त आएगा उसे कुछ वजह नहीं, मारो। नो सडनली यस, आई मीन इसमें कोई डाउट नहीं, अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस सब कुछ है। और ट्रंप का ये मानना है कि ये सारे हमने जो इतना पैसा और इतने बड़े बड़े ब्यूटीफुल वेपन्स एंड प्लेन्स इकट्ठे करे, केवल फर्नीचर थोड़ी है, इनको तो मुझे इस्तेमाल करना है अपने नेशनल इंटरेस्ट में, जो वो सोचता है। बट ये इस समय बात है कि ईरान का केवल सर्वाइव करना ही ये माना जाएगा कि भाई ईरान उसने जंग जीत ली, परसेप्शनली यस खड़ा रहा, बहुत बड़ी बात है ऐसे हालात में। पर इसमें प्रॉब्लम आ गई है बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम एक तो आ गई है कि इजराइल नहीं चाहता कि ये मौका गंवाया जाए। इजराइल का मानना है, नेतन्याहू का खास करके, कि यही वक्त है ईरान को अब खत्म कर दो ताकि अगले 80-100 साल तक ईरान में कभी कोई कैपेबिलिटी ना हो मिसाइल्स की, न्यूक्लियर की हमें करने को। उससे ज्यादा परेशानी अब एक्चुअली होगी इनकी गल्फ के देशों की। ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, अरब एमिरेट्स एंड कतर इत्यादि और सऊदी, इनको प्रॉब्लम ये होगी कि अभी तक तो ये लोग फेंस पे बैठे हुए थे, चाहे अमेरिकन बेसिस थे इन पे, बट अब क्योंकि ईरान ने इन पे अटैक करा है, करे जा रहा है, इन देशों का केवल प्रेजेंट ही नहीं, इन देशों का फ्यूचर बर्बाद होता दिख रहा है इन्हें। ओके, क्योंकि ये कंट्रीज अपने को दुनिया का ट्रेड का सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, एआई के इन्वेस्टमेंट्स, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, मेटा और अमेजन के अनाउंस हो रहे हैं, 1-1 मील लंबे डेटा सेंटर बिल्डिंग्स, वो खड़े होंगे, एक ड्रोन आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा? तो इन कंट्रीज को बहुत वो हो गया। और अब इन कंट्रीज ने भी पुश करना शुरू कर दिया अमेरिका को कि खत्म करो इसको। इनफैक्ट जो पहला अटैक हुआ, जो शुरू हुआ 28 में, नेतन्याहू ने तो करा ही, उसका तो जिंदगी का मिशन है, चाहे झूठा मिशन है उसका। वो तो 30 साल से बोलता है ईरान 1 साल में बम बना लेगा, अगले 1 साल में बना लेगा, अगले 1 साल में बना लेगा, अगले 3 महीने में बना लेगा। कितने साल निकल गए। नेतन्याहू कहते हैं पिछली बार आपने 12 दिन की जब जंग लड़ी थी, आपने कहा तो था कि हमने इंस्टॉलेशन खत्म कर दी है। खत्म भी कहां से निकल आए वो? और फिर कह रहा है 15 दिन में बना देगा,
तैयार है। तो अगर होता बनाने का, तो ईरान ने बल्कि गलती सबसे बड़ी ये करी, मैं कहते हैं एटॉमिक वेपन बनाया नहीं और टेस्ट नहीं करा। आज की दुनिया में किसी भी देश को अगर अपनी सॉवरेनिटी रखनी है, आपको एक न्यूक्लियर वेपन चाहिए। तो सऊदी अरेबिया ने भी नेतन्याहू के साथ पुश किया अमेरिका को कि खत्म करो ईरान को इस समय, और उसमें यस मिस जजमेंट है, मिस इंफॉर्मेशन भी है। उनका यह था कि अगर हम ऐसा करेंगे, वेनेजुएला मॉडल टॉप को हटा देंगे तो अगला आएगा, और ईरान की सड़कों में तो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तख्ता पलट जाएगा इनका। ये इनको एक बहुत बड़ी फहमी कहे या गलतफहमी कहे, वो थी जो वर्कआउट नहीं हुई, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सड़कों में आकर के लोग। स्ट्रैटेजिकली, डिप्लोमेटिकली, डीप स्टेट के रास्ते हर जगह से आप फेलियर ही हासिल कर पा रहे हैं अभी तक, तो मतलब आपके स्टैंडर्ड से। आपने इनके पोप को मार दिया, खमैनी को खत्म कर दिया, सारी टॉप लीडरशिप मार दी। लेकिन सर हमें बर्बाद कर दिया, ईरान को बर्बाद कर दिया। प्रोफेसर जोशी कहते हैं ना कि भाई ठीक है, ईरान तो पहले से बर्बाद हो रहा था, सड़कों पे लोग आए हुए थे, कहते खाने को रोटी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, उनकी करेंसी की कोई कीमत नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो वो तो पहले से सड़कों पे थे। उन्होंने कहा था अब अगर और सैंक्शन चलेंगी तो हम खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। अब यही ट्रंप ईरान के ऑयल से सैंक्शन हटाते हैं और कहते हैं बेच लो, ईरान कहते हैं नहीं बेचना, ठीक है। तो ईरान तो अब बिल्कुल, भाई आपने उनके सर ने कहा खामनेई साहब को, सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, तो वो तो अब किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन अमेरिका की रेपुटेशन का क्या? आप टॉपर थे सर, टॉपर के अगर 70% नंबर आने लगेंगे तो जो क्लास का बैक बेंचर होगा उसके स्टैंडर्ड से तो भाई वो टॉपर तो डिमीन ही हो गया ना। एग्जैक्टली। तो पिनाज आपने बिल्कुल वही बिंदु उठाया जो हम सभी मिलकर के कहना चाह रहे हैं। एक हेजेमोनिक पावर एक ऐसी छोटी पावर पे अटैक करती है, वो पावर मतलब ईरान ऑल आउट वॉर के लिए चला जाता है जो अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करके एक नब्ज दबा देता है एनर्जी की। तो ट्रंप अभी पेट्रो डॉलर की अब दृष्टि से देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की दृष्टि से देखिए, प्रॉक्सीज को कंट्रोल करने की दृष्टि से देखिए, इजराइल को बचाने की दृष्टि से देखिए, थोड़ा सा बैकफुट पे दिखते हैं। पर हमेशा याद रखना कि यू कैन ऑलवेज अफोर्ड टू लूज अ बैटल टू विन द वॉर, और ट्रंप अभी वही कर रहे हैं। इट्स अ टैक्टिकल कॉज, इट्स अ टैक्टिकल कॉज। और अगर ये जब हम लोग समझ पा रहे हैं तो ट्रंप कितने अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर ये जंग वो हार गए और वार्ता के माध्यम से अगर समाधान की ओर ले गए तो फिर जो अमेरिका की किरकिरी होगी, और नॉर्थ कोरिया जैसे जो देश हैं या ईरान जैसे जो दूसरे देश हैं, पाकिस्तान जैसा देश है, उनको ये संदेश मिलेगा कि ये अमेरिका वो महाशक्तिवान अमेरिका नहीं है जो आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले हुआ करता था। और ऐसे में दूसरे देशों के हौसले मजबूत। नाटो आपकी नहीं बात सुन रहा, ब्रिटेन नहीं सुन रहा है, ईयू नहीं सुन रहा है, कोई नहीं पश्चिम एशिया में। लेकिन आप देखो, सऊदी चाहता है कि ये युद्ध कंटिन्यू रहे, इजराइल चाहता है कि युद्ध कंटिन्यू रहे, पाकिस्तान एक बिचौलिए की भूमिका तो निभा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की भी मंशा क्या है वो समझ में नहीं आ रही है। और ईरान के लिए मैं ये कहना चाहती हूं कि हर वो देश जो आतंकवाद को पाल के, पोस के और अपने आप को एग्जिस्ट करने की और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वो एक न एक दिन ढेर जरूर होता है। हमने पाकिस्तान की जो हालत देखी है वही आज ईरान की। और जब ये युद्ध अंत की ओर जाएगा ना, तब ईरान को समझ में आएगा कि उसकी क्या बर्बादी हुई है, क्योंकि युद्ध तो वहां लड़ा जा रहा है ना, अमेरिका की सरजमीन पे तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन इमोशंस जब हाई होते हैं आपके और जब आइडियोलॉजी आपकी सफर करती है, तो आप रैशनल नहीं होते हैं। पिनाज, युद्ध में अगर आप इमोशन से युद्ध लड़ने जाएंगे तब तो भगवत गीता लिखी नहीं जा पाती, बोली ही नहीं जा पाती, है ना। युद्ध इमोशन से नहीं लड़े जाते हैं, युद्ध नीतियों से लड़े जाते हैं। तो युद्ध नीति जो है वो अमेरिका के पास भी दिखाई पड़ती है, इजराइल के पास भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा टेम्परेरीली हमें बैकफुट पे दिख रहे हैं। युद्ध नीति अभी ईरान के पास नहीं है, वो इमोशंस में आकर के इस युद्ध को लड़ रहे हैं। और इसीलिए आगे मैंने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूं, आगे हमें चीजें बहुत बदलती हुई दिखाई। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर पॉज आया है, अमेरिका थोड़ा बैकफुट पे, या कह लीजिए कि असेस करते हैं ना आप अपने दुश्मन को कि यहाँ 10 दिन स्टैंड करेगा, 15 दिन करेगा, तो असेसमेंट थोड़ा अमेरिका का गड़बड़ाया है, तो तैयारी कर रहा है, ये कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर पटनायक कि यहां पर जिस तरह से एनर्जी चोक पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में हो रहा है, एनर्जी लॉकडाउन लग रहे हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाएगी। अभी तो इस वॉर का जिसे कहते हैं ना इफेक्ट सीप इन नहीं हुआ है, जब होगा तो कितने रिपरकशन होंगे, नौकरियां जाएंगी, आर्थिक मंदी आएगी। तो अमेरिका को भी ये बात समझ में आ रही होगी, और अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा कि ऐसे हालात हो। देखिए पिनाज, अमेरिका को भी समझ में आ रहा है जी, जो फॉल आउट हो रहा है ये डोमिनो इफेक्ट है। क्योंकि आप अगर तेल का क्राइसिस आज का दिन में है, अब देखिए बेंट क्रूड ऑयल, इसके बाद आपका दुबई क्रूड ऑयल काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो उसमें अगर आपका देखिए एशियन कंट्रीज जो है, एशियन कंट्रीज आप ग्लोबल जीडीपी को 50% अबव कंट्रीब्यूट करते, और अगर एशियन जीडीपी को ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, पर्टिकुलरली देखिए इंडिया 55% ऑयल वहाँ से आयात करता है, गैस 60% आयात वहाँ से करता है। इसके बाद में आप देखिए
साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, 70 to 80% ऑफ ऑयल वहीं से आयात होता है। जब वहाँ से ऑयल आयात होता है तो इसका बहुत ही डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंसेस है। कैसे? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका बढ़ता है रेट, उसे इन्फ्लेशन के ऊपर प्रभाव होगा। कैसे? इन्फ्लेशन भी रेट बढ़ेगा। इसके बाद जो सप्लाई चेन से आपका एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन, वहाँ से 35% देखिए यूरिया और फर्टिलाइजर्स आता है। तो व्हाट अबाउट द फ्यूचर सप्लाई चेन ऑफ एग्रीकल्चर? इसके बाद में फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन, ये भी अफेक्ट होगा। इसके बाद कॉटन सप्लाई चेन। तो ये अगर सप्लाई चेन अफेक्ट होता है तो आप देखिए ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस होता है। इसके बाद रिसेशन होता है, और जब रिसेशन होता है तो आप देखिए जो 1929 सिचुएशन को कंपेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ एशिया नहीं है, आप यूरोप देखिए, यूरोप 15% ऑफ गैस आयात करते कतार से, तो लगभग मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। तो इसमें देखिए यूरोप का भी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होगा। इसी में आप देखिए जो शेयर मार्केट, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से लेकर नास्डॉक, सारे देखिए ये गिरावट में आ रहा है। इसके बाद इंडस्ट्रीज एंड बैंकिंग सेक्टर्स भी काफी अभी कोलैप्सिंग सिचुएशन भी होने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस अगर ये होता है तो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये ट्रम्प के ऊपर भी इसका प्रेशर होगा ना सर? बाकी कंट्रीज हो, ट्रम्प के जो थिंक टैंक्स हो, वो भी तो कह रहे होंगे, क्योंकि जब पिछली बार अमेरिका ने आर्थिक मंदी झेली थी तो सरकारें पलट जाती हैं। इसीलिए ट्रम्प चाहते ऑनरेबल एग्जिट चाहते, तो इसीलिए अभी जो बातचीत चल रहा है कहीं ना कहीं चाहते सीजफायर हो जाए, अभी युद्ध बंद करो, हम भी करेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दो। अगर वो नहीं खोलते, इनका प्लान बी है। प्लान बी में जो बता रहा था, जो सुरक्षा चक्र को भेद करेंगे, जैसे यानी खर्ग आइलैंड पे कब्जा करेंगे। खर्ग नहीं सिर्फ, अच्छा देखिए खर्ग से आपका 90% एक्सपोर्ट होता है ऑयल। सबसे इंपॉर्टेंट है केसम आइलैंड जो है उसमें एक्चुअली मिसाइल सिटी है। इसके बाद में आपका वहाँ जो आबू मूसा है, और जो इसके बाद में सब द्वीप है, इसके बाद जो ग्रेटर तुम्बे, स्मॉलर तुम्बे, वेस्टर्न पर्शियन गल्फ में, ये क्या है ना, स्ट्रेटेजिक बेसिस है। ठीक है। इसको एक्चुअली अमेरिका को मतलब भेद करना बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए। इसको एक्चुअली कैसे कंट्रोल किया जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए ईरान का दबदबा हॉर्मुज स्ट्रेट में रहेगा थ्रू आसिमेट्रिक वारफेयर स्ट्रेटेजी, क्योंकि उनके पास में स्वार्मिंग ऑफ ड्रोन से, फास्ट बोट से, इसके अंडरग्राउंड मिसाइल से, इसके बाद इनका अदर सबसे मिसाइल्स वगैरह है। तो इसलिए मेरे ख्याल से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना आज का दिन में बहुत जरूरी है, एंड इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ईरान ने भी बहुत समझदारी कर दी ना सर। ईरान ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी जो मित्र देश हैं जिसमें हिंदुस्तान भी है, उन्होंने कहा जो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे से अच्छे संबंध है, मैं उनके लिए खोल रहा हूं। और तो भाई वो तरक्की करेंगे। हाँ। आपके यूरोपियन देश, अमेरिका, ये सब जब पीछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं दबाव फिर से ट्रंप पर आएगा। और एक चीज है कि ये अभी डिमांड करे सोवरेन राइट ओवर हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान का लेटेस्ट डिमांड जो है सोवरेन राइट ओवर हॉर्मुज स्ट्रेट, उसमें अभी टोल टैक्स कलेक्ट करने के लिए ईरान ऑलरेडी डिमांड कर रहा है। जो बातचीत चल रहा है, जो भी शिप गुजरेगा टोल देना। हाँ, लेकिन ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है। सुएज कैनाल इज आर्टिफिशियल होने में आप उसमें ये डिमांड कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि टर्की का बोस्फोरस स्ट्रेट है, वो नेचुरल में आप अलाउ नहीं करना चाहिए टैक्स के लिए, लेकिन ये बोलते हैं कि ये हमारा नॉटिकल माइल्स है, सोवरेन 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है। तो इसीलिए ये भी एक मुद्दा आ रहा है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। तो इश्यूज कॉम्प्लेक्स हैं, और जिस तरह का एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहा है उससे ट्रंप पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। एग्जिट क्या? ईरान ने अच्छा खासा हिट किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा हो जाए, बिना बॉडी बैग्स घर भेजे हुए, और उसकी तादाद बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली ईरान बहुत अपर हैंड पे है, जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट लगातार समझा रहे हैं। आसान नहीं होगा, आप सोल्जर्स ऑन ग्राउंड उतार दीजिएगा, बॉडी बैग्स गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे। तो ट्रंप कैसा जोखिम लेंगे? दुबे सर, बूट्स ऑन ग्राउंड, क्या ट्रंप ऐसा जोखिम लेंगे? ऐसा नहीं है, वॉर स्ट्रैटेजी तो वहां भी बनती होंगी ना, आप लोग भी जैसे बनाते हैं वॉर स्ट्रैटेजी, वहां भी बन रही होगी। उन्होंने भी कैलकुलेट किया होगा कि भाई इस टेरेन में यहां जाएंगे तो इतने तो मरने तय हैं, तो ये सब तो वो भी कैलकुलेट कर रहे होंगे ना। तो ऐसे में ट्रंप क्या बूट्स ऑन ग्राउंड उतारेंगे? और पटनायक सर ने जो कहा एग्जिट प्लान, क्या रिस्पेक्टेबल एग्जिट प्लान होगा? सबसे बड़ी बात है कि आपका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है, जो ट्रंप ने सोचा था, फाइनल ऑब्जेक्टिव तब तक अकॉम्प्लिश नहीं होगा जब तक आप ग्राउंड कंट्रोल नहीं करेंगे। अब सवाल है कि ऑफेंसिव के लिए ठीक है, यहां दो तरह का वार चल रहा है। एक वार चल रहा है मिलिट्री वार, और एक वार चल रहा है इकोनॉमिक वार। मिलिट्री वार जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है, और जो इकोनॉमिक वार है उसका भी असर दुनिया में दिख रहा है। अब सवाल है कि इकोनॉमिक वार एक प्रेशर पॉइंट है। मिलिट्री वार में जो कंट्री अफेक्टेड है वो ह्यू एंड क्राई मचाएगी। मान लीजिए ईरान काउंटर अटैक कर रहा है, तो सऊदी अरबिया, यूएई, उसके अलावा कंप्लीट बहरीन,
ओमान, कतर, जितनी कंट्रीज हैं वो अफेक्टेड हैं, तो वो एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो उसको रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जो इसके रिजल्टेंट इकोनॉमिक वार है, जिसके तहत से आपको पता है कि दुनिया का ऑलमोस्ट 25% ऑयल उसी रूट से निकलता है, उससे जो देश प्रभावित हो रहे हैं वो भी कहीं न कहीं वर्ल्ड में एक अलायंस बना रहे हैं, वो भी एक प्रेशर पॉइंट बन रहा है। आपने देखा होगा अभी इंडिया ने 35,000 बिलियन ये बैरल ऑयल अभी लंका को भेजा है शिपमेंट करके आज सवेरे, क्योंकि लंका में तेल की क्राइसिस हो गई थी, तो इंडिया ने लंका को भेजा है। अब आप सोचिए ये सारे असर पड़ रहे हैं, और दुनिया में ऐसे 2 वार हुए हैं जिसने वर्ल्ड की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। रशिया यूक्रेन, भोजन का सबसे बड़ा संकट इस युद्ध से शुरू हुआ, और अभी जो हो रहा है इसके ऑयल और एनर्जी सेक्टर का संकट है। अब बूट्स उतारने की जहां तक बात है, अमेरिका ने भी डिक्लेयर किया है 3,000 फोर्सेज, मैरीन के 1,000 और 2,000 एयरफोर्स के, जो है एयरबॉर्न सैनिकों उतारने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन नेगोशिएशन चल रहा है। अब आप सोचिए कि ईरान उस भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है और बड़ा विचित्र देश है। ऐसा देश है जिसके पास समुद्र, प्लेन, डेजर्ट, माउंटेन, चारों तरह की टेरेन है ईरान के अंदर। उसमें आप सैनिक जब उतारेंगे तो मुझे लगता है अमेरिका का वो अंतिम ऑप्शन होगा, शायद उसे वो एक्सरसाइज करने से बचे, बिकॉज देर आर चांसेस ऑफ ह्यूज कैजुअलिटी। और ईरान की जो फोर्सेज है, चाहे ईरान की इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेज हो, उनके 6 लाख की जो दूसरी फोर्स है, उनके जितने प्रॉक्सीज हैं, वो शायद इस मौके का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे ट्रैप में आप फंसिए। और मैं आपको बताऊं कि ईरान तो इतनी कैजुअलिटी झेल ले जाएगा, उसकी चर्चा तक नहीं होगी। लेकिन अभी देखिए सऊदी अरबिया के अंदर उन्होंने 12 एयरफोर्स के लोगों को इंजर किया है, जिसमें 2 सीरियस हैं। तो ये चीजें कहीं न कहीं ट्रंप को अपने होम फ्रंट पर बहुत प्रेशर में लाएंगी, और ट्रंप इज अंडर प्रेशर करेंटली, आल्सो एंटिसिपेटिंग नवंबर ट्रायल ऑफ द नवंबर मंथ ऑफ 2026, पॉलिटिकल जो ट्रायल उनका है जी। तो ये चीजें कहीं न कहीं उनको बहुत ही वल्नरेबल बना रही हैं। तो ट्रंप इस वक्त वल्नरेबल सिचुएशन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप के पास साधन, संसाधन, पैसा, हथियार, सब एडवांटेज है। लेकिन भाई अगर आप एक जंग जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या प्राइस पे करने को तैयार हैं? वो प्राइस भी आप तय करते हैं कि भाई ठीक है, ये टारगेट मैं इस कॉस्ट पे अचीव करने के लिए तैयार हूं। तो क्या ट्रंप की वो कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है सचदेव जी? हाँ डेफिनेटली, बट ये लोग 2-3 चीज देख रहे हैं। एक ये सोच रहे हैं कि जो भी हो अभी वक्त है, श्योर इलेक्शन नवंबर में, पर उससे पहले प्राइमरी होती है अंदर ही आपस में, तो इनको ये अभी 1 आध महीने का और वक्त है। और गैस प्राइसेस ठीक है, अगर ये हुआ कल को बंद हो गया, सब कुछ शांति हो गई, कंट्रोल हो गया जैसे भी, तो प्राइसेस धाड़ धाड़ गिरेंगी। दूसरा ये देख रहे हैं कि अगर ये जंग 2 महीने से ज्यादा चल जाती है तो ये कन्वर्ट कर रहे हैं इस जंग को एक रिलीजियस वॉर में। ठीक है, इनका जो डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेग्सेथ, उसकी आप स्टेटमेंट सुनिए। वो ये कहते हैं कि एक बिब्लिकल वॉर है। क्रिश्चियंस के क्रूसेड्स होते थे 1000 साल पहले, यूरोप में जाते थे कन्वर्जन करते हुए, मारते काटते, राइट? तो ये इसे देख रहे हैं एज ए क्रिश्चियन क्रूसेड। और बाइबल में जो पीट हेग्सेथ कहता है और इनके आर्मी के चीफ कमांडर सोल्जर्स को बोल रहे हैं, यह कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा एंटी क्राइस्ट आएगा, ठीक है, जिसको क्रिश्चियंस को मारना पड़ेगा, और वो गुड वर्सेस इवल वॉर होगी, सबसे भयानक, जिसे अंग्रेजी में आर्मेगेडॉन कहते हैं। उसमें गुड लोग जीतेंगे, यानी कि हम क्रिश्चियंस, एंटी क्राइस्ट मारा जाएगा और जीसस क्राइस्ट दोबारा धरती पे आएगा। अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को बिलीव करते हैं, राइट? तो ये इसको ट्विस्ट करेंगे कुछ उस तरफ और ज्यादा। ऑलरेडी ये वो बातें कर रहे हैं, आप इनकी देखिए स्टेटमेंट्स। ट्रंप ने जब वॉर डिक्लेयर करी उसके अगले दिन ये व्हाइट हाउस के पीछे बैठा है, इसके आसपास सारे पास्टर्स क्रिश्चियन इसके कंधे पे हाथ रख के कह रहे हैं, मे आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कीप दिस वॉर। ओके, तो ये जंग फिर थोड़ी उस तरफ पब्लिक ओपिनियन में ले जाएंगे, अपने बेस को बोलेंगे देखो हम तो भगवान के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका भी भगवान के लिए लड़ता है। हाँ, कह रहे हैं। चलिए, तो ये दिलचस्प जानकारी कि अमेरिका भी भगवान के लिए लड़ता है। बहरहाल कुछ सवाल भी यहाँ पर आ गए ऑडियंस के बीच से। जी जैन सर, मैं दुबे सर से जानना चाहूँगा कि जो अभी अमेरिका बार बार डेडलाइंस दे रहा है, इधर उधर के बयान दे रहा है, तो क्या वो जो ईरान नाम की उसकी गले की हड्डी है, उसका ईरान नाम की जो उसकी गले में हड्डी है, उसका दर्द इन भटकाने के तरीकों से कम करना चाह रहे, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज की जो दर्द है वो तो बहुत ज़्यादा अमेरिका को 100% है। और अभी उसमें आपका रेड सी भी शामिल हो गया, तो आप उस पूरे भूभाग को अगर देखें तो वो 2 तरफ से यू, इंग्लिश के यू के तरह से वो
वो लैंड जो है वाटर लॉक्ड है। तो अभी तो वहाँ भी धमकी आ गई, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस अभी भी ईरान की है, और वो डोमिनेंस कोई बिना ज़मीन पर उतरे कम नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, अगला सवाल। हाँ, सर मेरा सवाल है कि ये ट्रम्प की बौखलाहट क्या अमेरिका की हार मानी जाएगी, और ये एप्स्टीन फाइल का इसमें लिंकेज है ताकि ट्रम्प वार में आप आ रहे हैं? प्रोफेसर जोशी। वाह, दो क्या मुद्दे मिलाए हैं। नहीं, अभी हम हार जीत की बात कर ही नहीं सकते, हम इतनी देर से यही डिस्कस कर रहे हैं कि बैटल्स कुड बी लॉस्ट, वन कैन अफोर्ड टू लूज अ बैटल टू विन अ वॉर। तो अभी ये अब आगे देखना रोचक होगा कि ट्रंप जो ये बार बार पॉज ले रहे हैं, टेक्टिकल पॉजेज हैं ये आगे युद्ध को जीतने के लिए ले रहे हैं या वाकई एक एग्जिट चाह रहे हैं। और अगर वाकई एग्जिट चाह रहे हैं तब वाकई हम मान पाएंगे कि ये अमेरिका की हार है, तब ये ईरान की जीत हो। ठीक है, सवाल। सर जैसे कि इस युद्ध को चलते हुए लगभग 4 हफ्ते 1 महीना हो गया है, और मिडिल ईस्ट में काफ़ी इंडियंस भी रहते हैं, तो उस इंडियंस को कैसे वापस लाया जाएगा, और कुछ आ भी चुके हैं तो, और इतने ज़्यादा जो फंसे हुए हैं, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस भी हम झेल रहे हैं, जैसे कि एलपीजी क्राइसिस है और पेट्रोलियम क्राइसिस है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? पटनायक सर, एक देखिए, आप जो पेट्रोलियम क्राइसिस है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा पास में काफ़ी उपलब्ध है, और हमारा ऑल्टरनेटिव सोर्सेस है, हम रसिया से भी ले रहे हैं। पेट्रोलियम का कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्यूचर के लिए। जो रहा सवाल गैस का, देखिए आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी ढूंढ सकते हैं। आप इंडक्शन का जो सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी, सोलर कुकर, आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज़ कीजिए। और जो बता रहे थे कि जो गल्फ का जो क्राइसिस एक्सपाट्रिएट्स का, देखिए अभी ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा सारे इंडस्ट्रीज बंद हुआ है। हमारा 9 मिलियन पॉपुलेशन वहाँ है, इंडियन पॉपुलेशन पर्टिकुलरली। तो वो जो 9 मिलियन पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल डोमेस्टिक वर्कर्स से लेकर इंडस्ट्री तक है। हमारा अराउंड $50 बिलियन आ रहा है साल में, रेमिटेंस बोलते हैं। लेकिन आज का दिन में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि तुरंत निकलना पड़ेगा। हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आगे जैसे होगा, वार अगर बढ़ रहा है और कहीं सीवियर डैमेज होता है, जैसे रसलाफान हो गया प्लांट, जैसे कि LNG प्लांट हो गया वहाँ का, रसल तनूरा प्लांट सपोज सऊदी का अफेक्ट हो गया, तो इस अगर ऐसे होता है देन हमारा अगर डायस्पोरा जो है, एक्सपाट्रिएट्स पॉपुलेशन है, अगर अफेक्ट होते हैं देन हम सोचेंगे। ऑब्वियस सिचुएशन बहुत ही नॉर्मल है। बैठ के पूछ लीजिए। जैन सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ईविल और गुड की परिभाषा बताई अभी, तो इसमें और कौन कौन से देश आ सकते हैं? रविंद्र सर, मतलब अगर भगवान के नाम पे जंग होगी तो फिर कौन कौन साथ आएगा? नहीं, इसमें जो फिलहाल है ये क्रिश्चियन नेशनलिज्म है, और बड़े लंबे समय से यहां पर इस्लाम को और खासकर ईरान को डेविल माना गया है। तो फिलहाल ये जो एंटी क्राइस्ट, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस समय? इजराइल और अमेरिका का। इजराइल का, अमेरिका तो खिंचा जा रहा है, बट इजराइल और अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान। तो ईरान इज द एविल, इज द एंटी क्राइस्ट। उसे मारना है, खत्म करना है, तब जीसस क्राइस्ट आएगा। वन सेकेंडली, जहां तक बात रही मल्टीपल चीजें और हैं, रिपैट्रिएशन, हमारे जो एक्सपैट्स हैं वहां पर फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं? टूरिज्म सेक्टर में जो काम करते हैं उनकी नौकरियां जाएंगी, क्योंकि टूरिज्म इज अराउंड 15% इन द अरब एमिरेट्स, स्पेशली दुबई वगैरह, टूरिज्म इज 15% ऑफ द इकोनॉमी। तो जैसे जैसे जिन जिन सेक्टर्स में वहां फर्क पड़ेगा, प्रोपोर्शनेटली हमारे भाई बहन जो वहां नौकरी कर रहे हैं उनको भी फर्क पड़ेगा। रही बात लेट्स बी ऑनेस्ट, हम ये नहीं कह सकते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो असलियत है तो है। एलपीजी की जो बात है, एलपीजी हम दिन का 90,000 टन इस्तेमाल करते हैं हमारे देश में, ज्यादातर डोमेस्टिक सिलेंडर्स, राइट? 90,000 में से हम 30,000 टन खुद प्रोड्यूस करते हैं। अभी सरकार एफर्ट्स कर रही है, पब्लिक सेक्टर ये वो 30 बढ़ा लेगी, बट 60,000 टन हम हर रोज इंपोर्ट करते हैं। हम 30,000 से बढ़ा करके 40 तो गया सर हमारे लिए। हमारे पास 2 महीने का, एक मिनट, 2 महीने का हमारे पास स्टॉक है, और उसके आगे के 2 महीने के सप्लाईज हमारे अगले कुछ दिन में आ जाएंगे। हम 4 महीनों के लिए पूरी तरह से सेफ हैं। तो कृपा करके अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, और ये जाने एलपीजी का कोई संकट हमारे देश में। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, यस है हमारे पास और मैनेज कर रहे हैं, बट मैं लॉन्ग टर्म की व्यू बता रहा हूं अपने देश को। मतलब अगर जंग हमें लॉन्ग टर्म में सोचना है कि हमें अपना वो गैस कैसे कम करनी है, तेल कैसे कम करना है, हमें कौन सी एनर्जी और बिजली। हम कोयला इंपोर्ट करके बनाते हैं, आधा कोयला
हम अपने देश के अंदर कैसे एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स बनाएं, सोलर को पुश करो, Alternatives लंबी sources गेम ठीक है, खेलो, जब लंबे crisis टाइम में आता है, आत्मनिर्भर बनो। आपदा जब आती है तो उसमें प्रधानमंत्री कहते हैं अवसर तलाशिए, यहाँ पर हमें उसमें ऑल्टरनेटिव Absolutely. सोर्स ऑफ Absolutely. एनर्जी तलाशने होंगे, और जाहिर सी बात है जब ये संकट आए तो आप उस दिशा में काम करना भी शुरू करते हैं और एग्रेसिवली। सोलर एनर्जी और बायोफ्यूल्स के माध्यम से हम हर साल 44 मिलियन बैरल्स जो हैं वो ऑयल एंड गैस के बचा रहे हैं। ठीक है, पर जी सवाल। जय हिंद, जय भारत। मेरा क्वेश्चन आप सभी से है कि पहले वेनेजुएला, अब ईरान, नेक्स्ट कौन? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ईरान को अमेरिका हरा देगा। हाँ, उसने बड़े टक्कर दिए क्योंकि उनकी गलती थी। कहते हैं डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। तो उन्होंने गलती करी उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ के, उन्होंने उसे बहुत तगड़ी टक्कर दिया अमेरिका को, ईरान ने। पर हम बात करें अगला नंबर किसका दुबे सर? पहले पिछला छूटा हुआ हिस्सा था कि वो जो वार होगी ना धर्म की, तो आपने बोला वो भगवान का वार होगा तो कौन कौन आएगा, तो उसमें भगवान छोड़ के बाकी सब आएंगे क्योंकि भगवान नहीं है। अगला हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। अगला नंबर बाय द वे हो सकता है वो ईरान से पहले हो जाए, वो क्यूबा क्यूबा, होगा। राइट, वो अपने आप गिर रहा है। हो सकता क्यूबा, है। वैसे हम विश कर रहे हैं हो पाकिस्तान सकता है ईरान भी हो वॉर सकता चलती है। रहेगी, पता चला सडनली जी क्यूबा ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि क्यूबा को बहुत बुरी धमकी भी हालात दी में हुई है। है, क्यूबा को धमकी भी दी हुई है ना अमेरिका। हाँ बोलिए सर। मेरा सवाल यह है कि अमेरिका की इस कार्रवाई ने दुनिया में अस्थिरता पैदा कर दी है, भाई चुप तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य देशों का क्या रुख है इस अमेरिकी वर्चस्व पर? पटनायक अमेरिकी सर। वर्चस्व तो नहीं, पटनायक सर से जो सवाल था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से एक्चुअली आज का दिन में यूएसए खुद रिस्पॉन्सिबल है। ये ग्लोबल पावर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ग्लोबल गुड्स प्रोवाइड करने के लिए। आप देखिए ट्रम्प का रिजीम में ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर चुके हैं, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से विड्रॉ कर चुके हैं, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस देखिए, तो इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किंडलबर्गर ट्रैप बोलते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से ये अनार्की टाइप का चल रहा है अभी, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलरली ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल नहीं है। इसीलिए ग्लोबल साउथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्लोबल साउथ मतलब ब्रिक्स, ब्राजील, इंडिया, आपका साउथ अफ्रीका, चाइना, ये सारे जो कंट्री है ये मिल के मेरे ख्याल से जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से ग्लोबल गवर्नेंस मैकेनिज्म है उसको मजबूत कर सकते हैं आगे। इसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, सवाल आपके पास है माइक। हाँ सर, जैसे कि इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा था, तो बीच में ट्रम्प क्यों बीच में? इनका तो कुछ रोल ही नहीं था, फिर भी ये बीच में आए। जहां जहां अमेरिका को अपने लिए अवसर दिखाई पड़ता है, पश्चिम एशिया में बैलेंस ऑफ पावर को अमेरिका लंबे समय से चेंज करना चाह रहा है ताकि उसका दबदबा हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका कब्जा हो। ईरान का जो ये इस्लामिक रिजीम एंड करने की बात ट्रंप ने की, इसके पीछे असली मकसद है अपनी सरकार को बिठाना ताकि दूसरे जो खाड़ी देश हैं उनके साथ ईरान के संबंध वो नॉर्मल करा सकें। अगर ऐसा करा पाएंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किसका कब्जा होगा? अमेरिका और उसके अलाइज का। ऐसे में फिर आगे क्या कर पाएंगे? स्ट्रेटेजिकली चीन और रशिया को कंटेन कर पाएंगे। ठीक है, एक बहुत लंबा प्लान है जिसकी वजह से अमेरिका घुसा है। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे कि महाशक्तियां भी, किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा महाशक्तियां आपस में नहीं लड़ती हैं, वो सहारे ढूंढती हैं, वो कंधे ढूंढती हैं बंदूक चलाने के लिए। ठीक है सर, ये पाकिस्तान का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका इतना औकात हो गया, मीडिएट करा रहा है दूसरे के बीच में, और उसका ऐसा क्या मतलब मजबूरी है, क्या लालच दिया गया पाकिस्तान को? पाकिस्तान में ऐसे कौन सी सरकार के पर लग गए कि वो मतलब इंटरनेशनल पीस टॉक होल्ड करा रहा है? पाकिस्तान वो बिचौलिया है जो चिट्ठी लेके जब यहां जाता है तो यहां भी मार खाता है, चिट्ठी लेके जब वहां जाता है तो वहां भी मार खाता है। दलाल। लेकिन सर ओमान ने इतने दिन तक शांति कराने की कोशिश की, यहाँ सारी लाइमलाइट पाकिस्तान लेके ये जा रहा बात है। नहीं समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। पाकिस्तान के पास बॉर्डर है ईरान का, और पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स कमिट करने को कह दिया है। मैं जो कह रही हूं तो अगर मुझे तो व्हाई नॉट, ट्रंप को इस समय गोटियां चाहिए ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने को। अगर मुनीर तैयार है तो डेफिनेटली बहुत खुश है अमेरिका। पाकिस्तान में मतलब अमेरिका के लिए पाकिस्तान लड़ेगा। हाँ, यही खड़ी तो करेगा, अभी बॉर्डर पे खड़े करेगा सोल्जर्स, बलूचिस्तान है और जब करेगा भी कहाँ लड़ेगा? मतलब ईरान जो गल्फ कंट्रीज को नहीं बख्श रहा है, उसके पास इतनी सटीक इंफॉर्मेशन है कि अमेरिकी अड्डों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, F-35 गिरा दे रहा है, पाकिस्तान से बॉर्डर लग रहा है, बॉर्डर के पास उसके पास सेना नहीं है, बलूच से लड़े, सिंध से लड़े, वो अफगान से लड़े। पिनाज असीम मुनीर को जो लंच किया था ना,
उसकी कीमत भी तो चुकवाएंगे। कीमत अपनी जान दे के थोड़ी चुकाएगा। वो पैसे मिल रहे हैं उन्हें, पैसे मिल रहे हैं। को करीब से समझते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान ईरान के खिलाफ लड़ेगा, ये सबसे बड़ा जोक है। ऐसा संभव नहीं है, पर ट्रम्प ये बिल्कुल नहीं है। तो यूज करने वो एक भरोसा देता रहेगा। तो फिर बताइए पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है? कोई मुझे बता दे, कोई मुझे बता दे पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है? केवल चमचागिरी से कोई नहीं मिलती, मुझे बताओ। बॉर्डर है सबसे क्रिटिकल, बॉर्डर है। So true। कुछ तो है, बलूचिस्तान एंड सिस्तान बलूचिस्तान कुछ तो है सर। एक ही कंटिन्यूअस बॉर्डर है, तो इसीलिए हो सकता है इसको इस्तेमाल करेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। एक सवाल आखिरी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि पीएम मोदी ने कहा था कि पहले जैसे कोविड जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, तो इसके कितने % चांस है? नहीं, मोदी जी ने ये नहीं कहा। मोदी जी ने राज्यसभा और लोकसभा में ये कहा कि जैसे कोविड में हमने हाथ से हाथ मिला के एकजुट होकर सामना किया, हमें उसका सामना करना है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कोविड जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, तो उसमें कितने % चांस है कि वैसे जो हालात कैसे होंगे? कोविड में लॉकडाउन लगा था, क्यों? क्योंकि कोविड एक वायरस था, वायरस ना फैल जाए तो एक लॉकडाउन लग गया था। अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग है, तो आप स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के मत समझिए। जो स्टेटमेंट दिया है उसको एज इट इज समझिए। पटनायक सर, आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप एनर्जी ऑयल सेक्टर के आप एक्सपर्ट है। क्लोजिंग रिमार्क आपसे ही चाहूंगी। एक युवा ने सवाल ही ऐसा पूछ दिया है, भाई दुनिया में एनर्जी लॉकडाउन लग रहा है, कट डाउन ऑफिस आवर्स, वर्क फ्रॉम होम, छुट्टियां, है ना, मॉल, कॉलेज, पाकिस्तान में भी अब मैचेस जो है बिना ऑडियंस के करा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो क्या हम भी ऐसी स्थिति में जाने की नौबत आ सकती है? नहीं, हमारा नहीं आएगा। देखिए, आज का दिन में 250 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हमारा डिपॉजिट है, हमारा डाइवर्सिफाइड है। आप देखिए, हम रूस से भी लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी लेते हैं, नाइजीरिया से भी लेते हैं। हम वेनेजुएला का ऑयल भी खरीद कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा रेट बढ़ेगा, लेकिन हमारा पास अभी पर्याप्त एक्चुअली तेल भी है और गैस का जो बात है कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हमको अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी देख रहा है। वी आर एक्चुअली ओपनिंग द पॉसिबिलिटीज। आप देखिए, जो सोलर एनर्जी का बात अंशु जी बता रहे थे, फिर दूसरे भी जो इलेक्ट्रिसिटी, इंडक्शन, देयर आर डिफरेंट वेज। तो इसलिए इसमें एक्चुअली क्राइसिस से टेक्नोलॉजी निकलता है, इनोवेशन होता है, देन यू कैन गो अहेड। आप युवा पीढ़ी इसको सोचना है, ऐसा नहीं कि हम बैठ जाएंगे। फिलहाल ट्रम्प को सोचना है कि उन्हें आगे क्या करना है। सोल्जर्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड की स्थिति अगर पैदा होती है तो अमेरिका को कितनी मार पड़ेगी, ये भी समझ में आता है उन्हें। तो क्या वो ऐसा करेंगे? ग्रेसफुल एग्जिट होगी तो क्या होगी? और ईरान क्या बिल्कुल मिट्टी में मिलकर ही इस जंग को छोड़ेगा? आप सभी इस चर्चा में शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।